नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी की क्लासेस और आज ये इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में। देख लीजिए यहाँ पे टॉपिक हैं और इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम इस लेक्चर 1 में चर्चा करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की शाखाएं यानी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, प्रकार कौन कौन से हैं अर्थव्यवस्था के, और अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र यानी सेक्टर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है और उसकी विशेषता क्या है, ये सारे टॉपिक दोस्तों आज हम इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। देखो, अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें हम मानव की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, या अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? धन का शास्त्र कहा जाता है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं या मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। तो आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जनक। और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कई बार प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। उसके बाद एक और अन्य पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमी कहते हैं। तो देखो, अर्थव्यवस्था में भी हम क्या करते हैं, आर्थिक या जो आर्थिक गतिविधियां होती है उन्हीं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी देश की जो समस्त आर्थिक क्रियाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में कोई एक कंपनी या कोई एक देश या कोई एक क्षेत्र जब इसमें जुड़ जाता है आर्थिक क्रियाओं में, तो उसे कहते हैं उस क्षेत्र या उस देश की समस्त जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहलाता है। अब देखो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है? किसी देश की समस्त जो आर्थिक क्रियाएं हैं। तो क्या जो समस्त आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो एक देश की होती है या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है? तो एक व्यक्ति के आधार पर और देश के आधार पर या एक बड़े क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो जो शाखाएं हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की, वो हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। इनको समझ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है और मैक्रो इकोनॉमी क्या है। ये अर्थव्यवस्था की 2 शाखाएं हैं। अब देखो, जो माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो यानी छोटा, सूक्ष्म, तो इसमें क्या करते हैं कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत वो एक व्यक्ति विशेष हो सकता है। जैसे अगर आपकी स्वयं की आर्थिक गतिविधियों की बात करें, आप कितना कमाते हो, किस विभाग में सेवा देते हो, कितना आप प्रोडक्शन यानी उत्पाद करते हैं, तो ये आपकी समस्त क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। और ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं आपकी, इनका अध्ययन करना, ये किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं? माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। यानी इसमें हम सूक्ष्म जो मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति, सूक्ष्म इकोनॉमी, किसी एक विशेष व्यक्ति की इकोनॉमी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। तो इसमें जैसे विशेष व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना, किसी एक परिवार की, किसी एक फर्म या किसी एक कंपनी का अध्ययन करना। और अर्थव्यवस्था की जो दूसरी शाखा है वो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का अर्थ होता है वृहत या बड़ा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्षेत्रीय स्तर पर या एक राष्ट्रीय स्तर पर या एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। किसी एक देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, किसी एक बड़े क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उस क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी वहां पे सेवाएं दी जा रही हैं, वो सारा अध्ययन हम जो भी आर्थिक गतिविधियां होंगी उस राष्ट्र की, उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम यहाँ पे जो भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझे? किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कुल मिला के जहां पे एक छोटा सा क्षेत्र है उसकी आर्थिक गतिविधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। और मैक्रो यानी कोई वृहत या बड़ा क्षेत्र, वो एक देश की कंप्लीट अर्थव्यवस्था हो सकती है
एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था को विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो विभिन्न आधारों पर है। तो जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के ये 3 प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये किस आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं? तो ये है नियंत्रण के आधार पर। तो ये आपको नोट करना है, आधार क्या है? नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के कितने प्रकार हैं? वो हैं 3 प्रकार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी लिबरल इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जिसको उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी लिबरल इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पूंजीवादी, पूंजी से ही आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो पूंजीपति लोग हैं यानी जो उत्पादन के कारक या संसाधन जो होते हैं उन पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण रहता है। इसमें जो प्राइवेट कंपनियां होंगी या जो निजी व्यक्ति होंगे या जो पूंजीवादी लोग होंगे उनका ही नियंत्रण रहता है। जो उत्पादन के कारक होते हैं जैसे पूंजी पर, भूमि पर, जो श्रमिक होते हैं उन पर भी कंपनियों का नियंत्रण रहता है। या जो संसाधन है, जितने भी संसाधन हैं उन पर किसका नियंत्रण रहता है? निजी क्षेत्रों का यानी प्राइवेट कंपनियों का नियंत्रण रहता है या पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है। तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से डिटेल्स में समझाऊंगा। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है ये कहां से आया? तो एडम स्मिथ की किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसकी है? तो वो है एडम स्मिथ की, जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो इनकी इस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस को। और जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित जो उनका सिद्धांत था हस्तक्षेप सिद्धांत, यानी इसमें जो सरकार होती है, सरकार का इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है, कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं, या अगर होगी भी तो बहुत कम भूमिका होगी। जो भी संसाधन होंगे उस पर सारे नियंत्रण किसके होंगे? निजी क्षेत्रों के। तो इस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन कौन से देशों में है? तो जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और सारे जो संसाधनों पर अधिकार होता है मोस्टली इन्हीं कंपनियों का होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। माना सपोज एक कंपनी है, किसी कार की कंपनी है, कार की कंपनी, और इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि इस कंपनी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। इसमें क्या है कि जो उत्पादन के फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी सबसे देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल। अर्थशास्त्र में पूंजी को ही कैपिटल कहा जाता है। तो पूंजी पर इस पूरी कंपनी का, जो ये कंपनी है इसका स्वयं का अधिकार है, सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद आता है लैंड यानी भूमि। तो ये कंपनी क्या करेगी, स्वयं की भूमि उसकी होगी, वो जहां पे भी जाएगी वहां पे लैंड को खरीद देगी, भूमि को खरीद देगी। फिर जो उद्यमी होंगे ये इसके स्वयं के होंगे, और जो श्रमिक होंगे, श्रमिक पर भी पूरा नियंत्रण किसका होगा? इस कंपनी का होगा। इन श्रमिकों को कितना वेतन देना है। अब देखो ये कंपनी करेगी क्या कि इन श्रमिकों को माना 12 घंटे काम कराती है और मात्र 10,000 रुपए वेतन देगी। तो देखो श्रमिकों के साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो ये श्रमिक 12 घंटे काम कर रहा है लेकिन वेतन 10,000 मात्र इसको मिल रहा है। तो वही तो होता है प्राइवेट कंपनी में, होता भी तो यही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार इसमें कोई दखल नहीं दे रही है, सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। श्रमिकों को जितना वेतन वो कंपनी देना चाहती है उतना वेतन वो देगी ही देगी, सरकार का उसमें कोई भी नियंत्रण नहीं होगा या सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है।
यही है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब बात ये आती है कि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस समय ये देखा गया था कि भारत में अधिकांशतः जो लोग हैं वो निम्न स्तर, गरीब स्तर के लोग हैं। बहुत लोग यहाँ पे क्या थे, गरीब स्तर के थे। तो अगर यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की जाती तो जो संसाधन है और जो उत्पादन के कारक हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो कैपिटल हो यानी पूंजी हो, चाहे वो उद्यमी हो या चाहे वो श्रमिक हो, उन पर सारा नियंत्रण किसका रह जाएगा, निजी क्षेत्रों का यानी पूंजीपतियों का रह जाएगा। वो क्या करेंगे, निम्न स्तर के जो गरीब लोग हैं उनको अपने अनुसार कई घंटों काम करा के कम वेतन देंगे उनको। तो जो निम्न स्तर, जो गरीब स्तर के लोग हैं वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। सारा नियंत्रण किसका रहेगा, जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं। तो भारत में जो वो निम्न स्तर के लोग हैं वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाना था, उन्होंने हमेशा गरीब ही रहना था। तो भारत में इस स्थिति को देखकर यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू नहीं की गई थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी लिबरल इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये आपको नोट करना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पे आपने देखोगा इन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का जो दूसरा प्रकार है नियंत्रण के आधार पर, वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एकदम विपरीत है। किस प्रकार ये विपरीत है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि सारे जो नियंत्रण है वो पूंजीपतियों के पास है, प्राइवेट कंपनियों के पास है, निजी क्षेत्रों के पास है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या है कि जो समस्त आर्थिक गतिविधियां हैं, जो उत्पादन के फैक्टर हैं या जो आपके संसाधन हैं, उन पर सारा नियंत्रण किसका रहता है, सरकार का रहता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। पहली बार जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो बोल्शेविक क्रांति, जो कि उस समय सोवियत संघ में नजर आई थी, वहां से इसका विकास हुआ था। और इसका जो आदर्श रूप आजकल देखने को मिलता है चाइना और क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे जो समस्त संसाधन है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इन पर किसका नियंत्रण रहता है, तो सरकार का नियंत्रण रहता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल भारत की स्थिति से देखें तो भारत को जब आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रुख किया था। लेकिन यहाँ पे देखो 1947 में जब भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को, मतलब उसके पक्ष में था भारत, तो इसका उद्देश्य क्या था समाजवादी अर्थव्यवस्था का, कि देखो समाजवादी का मतलब यही है कि इसमें समाज के जितने भी जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ऊपर उठाना और समाज में एक बराबरी पर लाना। न कोई अमीर रहेगा न कोई गरीब रहेगा, यानी सबका स्तर समान रहेगा। तो इसलिए भारत में 1947 की स्थिति मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, उस स्थिति को देखकर भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रुख किया गया। लेकिन यहाँ पे देखा क्या गया कि सारे नियंत्रण सरकार के पास थे। अब जो कोई प्राइवेट कंपनी है वो उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी, और साथ ही साथ सारे जब नियंत्रण सरकार के पास थे तो सरकारी नौकरी में आपने देखा होगा कि क्या स्थिति होती है, या हर कोई क्या करता है कि उसको सरकारी की ओर से पैसा मिल रहा है तो उस हिसाब से वो काम नहीं करना चाहता है। तो इससे क्या हुआ कि सरकार के ऊपर बोझ पड़ने लगे, कर्ज बढ़ने लगे, क्योंकि काम करने के लिए तैयारी नहीं है। आपने अभी भी देखते होंगे कई सरकारी विभागों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहां के कर्मचारी उस प्रकार से काम नहीं करते हैं, जबकि वही विभाग अगर प्राइवेट कंपनी को दिया जाए तो वहां पर तत्परता से काम किया जाता है। भले उनकी सैलरी कम भी होती है, जबकि सरकारी विभाग में सैलरी ज्यादा भी होती है, लेकिन कोई क्या नहीं होता है, काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस पर सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लग गया, और फिर भारत ने 1991 में किस ओर रुख किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर। तो जो भारत में अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है आजकल वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ये मिश्रण है किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो इसमें जो आर्थिक गतिविधियां या जो संसाधन होते हैं उन पर सरकार और निजी क्षेत्रों यानी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, दोनों क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। कुछ नियंत्रण सरकार का होगा, कुछ नियंत्रण निजी क्षेत्रों का होगा। इसमें कुछ लक्षण मिलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के और कुछ लक्षण मिलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया गया था। तो इसमें लक्षण मिलते हैं समाजवादी के भी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी। उदाहरण कौन है, तो सबसे बड़ा उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, वो है भारत। तो प्रश्न बनता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन आएगा
पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो आपको क्या करना है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का अधिकांश झुकाव था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, लेकिन 1991 के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव हो गया था भारत का। तो इसमें क्या होता है कि देखो, कुछ नियंत्रण सरकार के पास है और कुछ नियंत्रण देखो प्राइवेट कंपनियां भी है भारत में। एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर स्कूलों की बात की जाए तो भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। जो प्राइवेट स्कूल है उस पर नियंत्रण किसका है, प्राइवेट क्षेत्रों का है, निजी क्षेत्रों का है। सरकारी स्कूलों पर किसका नियंत्रण है, सरकार का है। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे क्या हैं। इसमें क्या होता है कि माना प्राइवेट में अगर देखा ही जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां जो किसी जैसे पूंजीपति करते हैं, अगर वो किसी गरीब का शोषण करते हैं तो वो सरकार के पास जा सकता है, तो सरकार उस पर क्या कर सकती है, अपना कुछ नियंत्रण कर सकती है। सरकार उसके बारे में कुछ अपना जो भी सरकार कर सकती है वो कर सकती है। तो यही यहाँ पे सरकार का भी और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व यानी नियंत्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार आप काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार किस आधार पर, तो वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो 2 प्रकार की यहाँ पे अर्थव्यवस्था है वैश्विक संबंधों के आधार पर, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें न निर्यात होता है व न ही आयात विदेश से, ठीक है, विदेश से या जो अन्य देश है विदेश से। तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिस देश में ना ही अन्य देशों यानी विदेश से निर्यात किया जा रहा है और ना ही आयात किया जा रहा है, ना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ना इंपोर्ट किया जा रहा है। तो उस देश की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल समझते हैं, माना ये कोई एक देश है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई यहाँ पे देश है। अब ये देश क्या कर रहा है कि ये विश्व है पूरा। अब ये देश क्या कर रहा है, ना सामान को बाहर भेज रहा है और ना बाहर से इसमें सामान आ रहा है। कोई भी वस्तु का निर्यात या आदान प्रदान या निर्यात आयात नहीं हो रहा है। तो इस देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। लेकिन अगर आज विश्व की बात करें, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास या जिसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि हर देश किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। माना इस देश में कृषि अच्छी होती है, लेकिन अगर इस देश में तेल का उत्पादन नहीं होता है तो उसको तेल बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से या किसी न किसी वस्तु के लिए हर देश दूसरे देश पर निर्भर है। और ये मतलब ये आवश्यक भी है कि अगर बंद अर्थव्यवस्था कोई देश रखेगा तो कई ऐसी आवश्यक सामग्रियां हैं जो वो देश स्वयं उत्पादन नहीं कर पाएगा। हर देश यहाँ पे मानव की जो जितनी भी आवश्यक चीजें हैं जरूरी नहीं कि वो देश कंप्लीट रूप से उनका उत्पादन कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे देश पर निर्भर रहता है। तो इसलिए आज विश्व में अगर देखा जाए तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, नॉर्थ कोरिया को ऐसा मानते हैं कि उसकी बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी न किसी रूप से वो भी विश्व से भले वो कम मात्रा में लेता होगा, लेकिन वो विश्व पर निर्भर है किसी न किसी रूप से। तो बंद अर्थव्यवस्था आज के अगर विश्व की बात करें तो किसी भी देश की बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि जो विश्व होता है उसके साथ आयात और निर्यात संबंध होते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है विश्व के साथ आयात व निर्यात संबंध। निर्यात संबंध यानी कुछ सामान आपके देश से दूसरे देश खरीदेंगे और कुछ सामान आप दूसरे देशों से अपने देश के लिए खरीदोगे। तो खुली अर्थव्यवस्था। तो अगर इनमें से पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियां आ सकती हैं, यहाँ पे व्यापार कर सकती है। उसी प्रकार भारत में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो यहाँ से विदेश में जा सकता है। भारत का गेहूं विदेश में जा सकता है और भारत तेल बाहर से ईरान से खरीद सकता है, जो भी अन्य देश हैं उनसे खरीद सकता है। तो विश्व के साथ कैसे संबंध होते हैं, आयात और निर्यात के संबंध होते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था, जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं
कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों जीडीपी और जीएनपी दोनों उस देश की बराबर होती है। क्यों होती है बराबर? वैसे जीडीपी और जीएनपी के बारे में डिटेल्स में हम अध्ययन इसके नेक्स्ट लेक्चर के जो इकोनॉमिक का नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें डिटेल्स में इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था का यहाँ पे पॉइंट आ रखा है। बंद अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने आपको बता दिया ये एक देश है और इस देश में न बाहर क्या होगा, न ही निर्यात होगा और ना ही आयात होगा, यानी विदेशी कंपनियां भी यहाँ नहीं आ सकती है और यहाँ की कंपनियां या यहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी जो भी उत्पादन होगा या जो भी इस देश की अर्थव्यवस्था होगी वो इसके अंदर इसकी सीमा में जो भी उत्पादन होगा उस पर निर्भर करेगी। तो देश की सीमा में जो उत्पादन होता है उसे कहते हैं जीडीपी। देश की सीमा में जितना भी उत्पादन होता है उसको जीडीपी कहते हैं। जबकि जीएनपी क्या होता है कि उस देश के नागरिकों द्वारा कितना उत्पादन किया गया, तो उस देश के नागरिकों द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है जीएनपी। तो इस देश के नागरिक उन्होंने उत्पादन कहाँ किया, इसी देश के सीमा के अंदर किया। तो नागरिकों द्वारा जो उत्पादन किया गया इस देश की सीमा में वो जीएनपी कहलाया। जबकि जीएनपी क्या कहलाता है, चाहे विदेश में भी अगर इस देश के नागरिक गए हों तो उन्होंने विदेश में जो भी उत्पादन किया वो भी इस जीएनपी में गिना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इस देश में बंद अर्थव्यवस्था है तो इस देश के नागरिक विदेश जा ही नहीं सकते, कहीं बाहर से उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो इस देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन कहाँ होगा, यही होगा। तो यहाँ पे जीएनपी और जीडीपी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि जीडीपी क्या है, इस देश की सीमा में जितना उत्पादन हुआ है और इस देश की सीमा में उत्पादन किसने किया है, यहाँ के नागरिकों ने, और नागरिकों द्वारा जितना कुल उत्पादन किया जाता है उसे जीएनपी कहलाता है। तो जीएनपी और जीडीपी यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था में बराबर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो शुद्ध साधन आय है वो यहाँ पे जीरो है, बिल्कुल। शुद्ध साधन आय क्या होती है, शुद्ध साधन आय, इसके बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। शुद्ध साधन आय क्या होती है कि विदेश से प्राप्त आय, विदेश से प्राप्त आय, और विदेश से जो प्राप्त आय है उसको घटाना है किससे, विदेशी कंपनियों द्वारा देश में उत्पादन, विदेशी कंपनी द्वारा देश में जो उत्पादन किया गया। क्योंकि उत्पादन किसने किया, विदेशी कंपनियों ने। और विदेश से प्राप्त जो आय है वो नागरिकों ने, हमारे देश के नागरिकों ने विदेश में जो प्राप्त आय की। तो विदेश से प्राप्त आय और विदेशी कंपनियों द्वारा देश का जो उत्पादन है, इन दोनों को अगर आपस में माइनस करोगे तो शुद्ध साधन आय प्राप्त हो जाएगी। माना हमारे देश के नागरिकों ने विदेश में 1000 रुपए कमाए और विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में 500 रुपए कमाए, तो ये अपना 500 रुपए कहां ले जाएंगे, अपने देश ले जाएंगे। जबकि जो विदेश में हमारे देश के नागरिक हैं वो 1000 रुपए हमारे देश में लाएंगे। तो 1000 रुपए हमारे देश में आया, लेकिन विदेशी कंपनियों ने जो 500 रुपए कमाए वो हमारे देश से बाहर चला जाएगा, यानी -500 हम कर देंगे। तो शुद्ध साधन आय, जो शुद्ध आय हुई हमारे देश की, वो कितनी हुई, 1000 में से 500 घटाओ, माना सिर्फ 500 हुई। क्योंकि 500 देखो 1000 तो आया लेकिन 500 बाहर गया भी, तो बचा कितना, 500। तो शुद्ध साधन आय है जो देश की वो है 500। और ये 500 कब हुई, जब विदेशी कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिक बाहर भी काम कर रहे हैं, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है, तब इतना इफेक्ट पड़ा। लेकिन अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो शुद्ध साधन आय क्या हो जाएगी, यानी विदेश से प्राप्त आय भी जीरो हो जाएगी, माइनस विदेशी कंपनियों द्वारा देश में उत्पादन। क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियां उस देश में आती ही नहीं है, तो विदेशी कंपनियों द्वारा देश में उत्पादन भी जीरो हो जाएगा। तो शुद्ध साधन आय हो जाएगी जीरो। और जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। और बंद अर्थव्यवस्था में शुद्ध साधन आय क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसलिए जीएनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। तो हमेशा प्रश्न बनता है कि किस देश की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वो उसके जीएनपी के बराबर होती है, तो बंद अर्थव्यवस्था जिस देश में होगी उस देश की जीडीपी जीएनपी के बराबर होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार विकास के आधार पर।
तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है विकास के आधार पर, या अर्थव्यवस्था को विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अविकसित अर्थव्यवस्था यानी अनडेवलप्ड इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। क्या होती है अविकसित अर्थव्यवस्था? तो इन देशों में विकास के आधार पर जो आधार होते हैं, विकास के आधार और जो साधन है उस देश में वो नगण्य होते हैं। विकास के आधार कौन कौन से हैं, पहले इसको आप जान लीजिए। विकास के आधार यानी देखो, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि किसी देश में जो विकास होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके आधार कौन कौन से होते हैं। तो उस देश में जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री या जो औद्योगिकरण है उस देश में वो कितना है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है उस देश की, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो देश विकसित हो जाएगा अधिक। अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका इतना आज विकसित क्यों है कि उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उसने टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है उस देश में, तो ये है किसी देश के विकास के आधार। और एक चौथा होगा, 5वां आप ले सकते हैं संसाधन। संसाधन में मानव संसाधन भी आ गए। अगर हमारे देश की आज की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पे मानव संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मानव संसाधन का उपयोग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में युवा सबसे ज्यादा संख्या में आज के दौर पर, लेकिन अधिकांश युवा आज भी क्या है, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए हमारा देश अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। तो मानव संसाधन या जितने भी संसाधन है और उन संसाधनों का क्या वो देश भरपूर उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये भी मुख्य कारण होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव डालता है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इन देशों के जो विकास के आधार है, न उन देशों में इंडस्ट्री होती है, यानी होगी भी तो बहुत कम मात्रा में, और पर कैपिटा इनकम यानी वहां पे जो प्रति व्यक्ति आय होगी उस देश में वो बहुत कम होगी, प्रत्येक व्यक्ति की आय बहुत कम होगी। टेक्नोलॉजी का विकास उस देश में उस तरह से नहीं हो रखा होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर की उस देश में कमी होगी, या जो भी संसाधन है वो इस देश में कम मात्रा में पाए जाएंगे, और अगर संसाधन है भी तो वो देश उनका प्रयोग नहीं कर पाता होगा। तो वो देश हमेशा क्या होगा, उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो अविकसित अर्थव्यवस्था होगी। और उसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था यानी जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिन देशों की, जैसे भारत की जो इकोनॉमी है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत को रखा जाता है विकासशील देशों में। भारत अभी क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। भारत अभी कंप्लीट विकसित देश नहीं है। तो भारत में क्या है, या जो विकासशील अर्थव्यवस्था है जिन देशों में, उनमें विकासशील अर्थव्यवस्था का कारण क्या है कि इसमें विकास के आधार व साधन हैं जो उनका कम मात्रा में उपलब्ध होना, और साथ जो संसाधन है उसका इस्तेमाल कम किया जाना, उनका प्रयोग कम किया जाना। मैं अगर आपको भारत की बात बताऊं तो भारत में मानव संसाधन, मानव देखो, मानव भी एक संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन तब है जब मानव का उपयोग आप संसाधन के रूप में कर पाओगे। मनुष्य क्या है, मनुष्य इतना देखो, मनुष्य इतना सारा काम कर सकता है, इतना सारा उत्पादन कर सकता है, इतना सारा प्रोडक्शन कर सकता है। मनुष्य ही इंडस्ट्री लगा सकता है, उद्योग को फैला सकता है, टेक्नोलॉजी विकसित कर सकता है, लेकिन बशर्ते उस मानव का अगर सही वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें, सबसे ज्यादा युवा हैं भारत में, युवाओं की संख्या भारत में पूरे विश्व की अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे युवा अभी भी बेरोजगार घूम रहा है। और देखो, युवा अगर देश के लिए कुछ काम नहीं करेगा, आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं देश के लिए योगदान है, और अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपका देश के लिए योगदान नहीं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो समझ गए होंगे आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मानव संसाधन का उपयोग भी किसी देश को भली भांति करना चाहिए। तो भारत में संसाधन तो हैं, लेकिन संसाधनों की यहाँ पे पूर्ण रूप से उनका प्रयोग भारत नहीं कर पा रहा है। इंडस्ट्री की कमी है उस हिसाब से, क्योंकि जनसंख्या देखो भारत की, उस हिसाब से इंडस्ट्री की यहाँ पे कमी है। पर कैपिटा इनकम की अगर भारत की बात करें तो भारत की पर कैपिटा इनकम बीच में जब कोविड आया था तो उसमें तो बहुत ही कम घट गई थी।
लेकिन मौजूदा की बात करें, मौजूदा हालातों की बात 2021-22 की बात करें तो मौजूदा कीमतों पर तो 1.5 लाख पर कैपिटा इनकम, लेकिन अगर स्थिर कीमतों की बात की जाए तो उसमें पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है भारत के लगभग 91,000। तो कुल मिला के ये साल क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, साल की है 91,000। तो आप मंथली लगा सकते हो, लगभग यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर वो मात्र कितनी है, 7-8 हजार है। और 7-8 हजार अगर कोई व्यक्ति कमाता है और अगर वो अपने घर से बाहर कमा रहा कहीं तो इस हिसाब से उसका किराया पड़ जाता है। तो कुल मिला के पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है भारत में, ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की। और फिर तीसरे नंबर पे आती है विकसित अर्थव्यवस्था। इन देशों में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हैं, उनका उपयोग भी समुचित उपयोग किया जाता है उन संसाधनों का। जो विकास के आधार हैं वो भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था किन किन देशों की है, तो यूएसए यानी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी विकसित अर्थव्यवस्था है। और इसलिए इन कंट्री को डेवलपिंग कंट्री भी कहा जाता है, विकसित देश भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अगले 3 माह में जीएस का जितना भी सिलेबस है और जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जीएस में, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल, ये सभी सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप टारगेट मेरा कोशिश मेरी ये है और इसमें आपका सपोर्ट जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा संभव है कि मैं इस टारगेट को पूरा कर पाऊं। तो कोशिश ये है कि अगले 3 माह में आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो भले वीडियो लंबी होगी, लेकिन इसमें इतने सारे टॉपिक भी आपको यहाँ पे एक साथ क्लियर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन वीडियो में बहुत सारे टॉपिक एक ही दिन में वहां पे कवर किए जाएंगे। तो आपका सपोर्ट लगातार बना रहना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें वीडियो में, और सब्सक्राइब भी आप जरूर कर सकते हैं चैनल को। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की हम बात करें, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं जो प्राकृतिक संसाधन आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से हम उत्पादन करते हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखो कृषि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वानिकी यानी जो वन है वो प्रकृति में सम्मिलित है, प्राकृतिक वो संसाधन है, क्योंकि वन तो मानव ने स्वयं उनका निर्माण किया नहीं है या उनका विनिर्माण स्वयं मानव ने नहीं किया है। तो वानिकी स्वयं में एक प्राकृतिक संसाधन है और वानिकी से जितना भी हमें प्रोडक्शन मिलता है, वानिकी से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी से हम पेपर बनाते हैं और पेपर से भी बहुत सारे आपने देखो बहुत सारे जो पेपर होते हैं उनको हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या पेपर का उपयोग हम स्वयं अपने देश में उनका उपयोग हम बुक्स को लिखने के लिए करते हैं, कॉपी बनाने के लिए करते हैं। तो वानिकी से जो भी उत्पादन हो रहा है वो किस में आ रहा है, वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। पशुपालन हो गया, खनन पशुपालन में आपका मुर्गी पालन, जो भी कुक्कुट पालन या जो भी बतख पालन हो गया, और जो भी मतलब पशुपालन में जितने भी पशुओं का पालन आप करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। खनन, देखो सोना है वो अपने आप तो बनाता नहीं मानव, सोना भी खान से मिलता है। सोना हो गया या जो पेट्रोल है या जो भी तेल है वो खनन से मिलता है। तो खनन, पशुपालन, वानिकी और कृषि क्षेत्र ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है जो द्वितीय क्षेत्र है, उसमें आते हैं, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को मानव के लिए सरल बनाते हैं। अब देखो जैसे हमारा कृषि में हमने देख लिया, हमें गेहूं प्राप्त हो गया है, लेकिन गेहूं से हमें क्या बनाना है, आटा बनाना है। तो गेहूं से आटा बनाने के लिए हमें उसको चक्की में ले जाना पड़ेगा, यानी आटे का हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं गेहूं से। आटे का निर्माण हम चक्की से कर रहे हैं, और मतलब गेहूं को हम चक्की में ले जा रहे हैं और फिर आटे का निर्माण कर रहे हैं। तो जितने भी निर्माण होते हैं, पुनर्निर्माण होते हैं, पुनर्निर्माण में क्या हो गया, जैसे हमने क्या कर दिया, किसी वस्तु का उत्पादन कर दिया, कपास का हमने उत्पादन कर दिया है और कपास से हमने क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया है। तो उसका हमने कपास का पुनर्निर्माण करके हमने कपड़ा उसका बना दिया है। या विनिर्माण, तो निर्माण, पुनर्निर्माण, विनिर्माण, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसमें जो भी काम किया जाता है वो द्वितीय के क्षेत्र में आता है। अगर आप किसी
कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां पे अगर आप देखो, अगर आपकी चक्की है और चक्की से आप क्या कर रहे हैं, गेहूं से आटा बना रहे हैं, तो आपका क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका द्वितीयक क्षेत्र है। और अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र, उसमें भी आप देश के लिए कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो कुल मिला के मानव के लिए जो कच्चे पदार्थ बनाने के लिए इस द्वितीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। और जितने भी इंडस्ट्री क्षेत्र हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में ही आते हैं। वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, ये क्या करते हैं, निर्माण और पुनर्निर्माण और विनिर्माण का कार्य करते हैं। तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ गए। तीसरा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। इसमें क्या आता है, सेवा, जो भी आप क्या करते हैं, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है इसमें तृतीय क्षेत्र में। तो इसलिए इस क्षेत्र को सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इकोनॉमी के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टर्सरी सेक्टर को। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे परिवहन एवं संचार, चिकित्सा एवं शिक्षा। चिकित्सा में क्या करते हैं, बहुत सारे अपने डॉक्टर देखे होंगे। शिक्षा में जो एक टीचिंग है, टीचिंग में क्या है, एक सेवा है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको एक सेवा दे रहा हूँ, तो एक टीचिंग का क्षेत्र है। तो ये भी आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बैंक में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो तृतीय क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये क्या करते हैं, देखो प्राथमिक क्षेत्र में हमने उत्पादन किया, उस उत्पादन का प्रयोग मानव के लिए कैसे करना है, तो वो काम कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है। और सेकेंडरी सेक्टर में हमने मानव के उपयोगी चीजें बना दी है, मानव के जो उपयोग में जो वस्तुएं हैं वो हमने बना दी है। उन प्राइमरी क्षेत्र से जो हमें उत्पादन मिला है, उनका निर्माण करके, उनका पुनर्निर्माण करके हमने मानव के लिए वस्तुओं का निर्माण कर दिया है। अब मानव के लिए जिन वस्तुओं का हमने निर्माण किया है, उनको मानव तक कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, सेवा देनी पड़ेगी। तो ये सारे काम जो आते हैं वो तृतीय के क्षेत्र में आते हैं। तो तीनों किसी न किसी रूप से एक दूसरे से ये संबंधित है। हमने क्या किया, हमने कपड़ों का निर्माण कराया, जो कपड़ा इंडस्ट्री है द्वितीय क्षेत्र में आती है। तो जो कपास हमें प्राप्त हुआ प्राइमरी सेक्टर से, हमने उसको क्या कर दिया, उसका पुनर्निर्माण कर दिया, उसका कपड़ा हमने बना दिया है सेकेंडरी सेक्टर का प्रयोग करके। लेकिन कपड़ा मानव तक कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बसों ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये नहीं थे तो मानव स्वयं, आपने देखा आपके गांव में कई कपड़े के जो व्यापारी आते हैं वो कपड़े बेचने के लिए आते थे। तो वो जो व्यापारी हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो व्यापार है वो भी आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो मानव के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाई गई है सेकेंडरी क्षेत्र द्वारा, वो उनको मानव तक पहुंचा रहा है। तो पहुंचाने का काम या पहुंचाने का काम ही क्या हुआ, सेवा हुआ। तो वो सेवा तृतीय क्षेत्र में, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पहली पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक किसकी है, एडम स्मिथ की है। कई बार सिर्फ इतना आता है एग्जाम में, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो वो है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। दूसरी पुस्तक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये पुस्तक है रॉबिन्स की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक है अल्फ्रेड मार्शल की। और द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये पुस्तक किसकी है, जॉन मेनार्ड कीन्स की, जो कि ब्रिटेन के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, ब्रिटिश के अर्थशास्त्री, और इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत भी दिया था जॉन मेनार्ड कीन्स ने। तो उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। तो ये चार महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो आपको नोट करनी है। अब आज का अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो अंतिम बिंदु है। अब तक दोस्तों जितने भी मैंने पॉइंट आपको बता दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक कोई भी डाउट नहीं होगा। काफी डिटेल्स में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली व मिश्रित अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था यानी देखो ये भारत है यहाँ पे, ठीक है,
तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि भारत क्या करता है, भारत के विदेशों के साथ क्या है, आर्थिक संबंध है। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी देश उठा के देख लो, तो विदेश के साथ भारत के क्या है, कई संबंध है, आर्थिक संबंध है। भारत क्या करता है, विदेश से एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। विदेश में भारत अपना सामान भेजता है और विदेशी सामान भारत में मंगाता है, तो इसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है भारत की। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है कि जो संसाधन है उन पर सरकार का भी नियंत्रण है और जो निजी क्षेत्र है उनका भी नियंत्रण है। मैंने आपको स्कूल का उदाहरण दिया था कि यहाँ पे निजी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं। तो यहाँ पे निजी कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, वो है खुली और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करती है। वैसे कृषि क्षेत्र को हम रखते हैं प्राइमरी सेक्टर में। और यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गया दोस्तों, कि भारत में कई बार प्रश्न बनता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का सर्वाधिक योगदान है। तो जो सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र है, इसका भारत की इकोनॉमी में वर्तमान में 54% हिस्सा है, इसका 54% योगदान है। सेकेंडरी सेक्टर है, जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसका है लगभग 31%। और जो यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्टर है, इसका है लगभग 18%। ये पॉइंट में वैसे कुछ ठीक है। तो कौन से सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है, तो वो है तृतीयक क्षेत्र का, टर्सरी सेक्टर का, क्योंकि इसमें सेवा है। देखो टर्सरी सेक्टर में परिवहन देखो, संचार देखो, चिकित्सा देखो, शिक्षा देखो, व्यापार देखो, सामुदायिक सेवाएं देख लो, बैंकिंग देख लो, सबसे ज्यादा पैसा आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। अगर बात करें जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय एक जो स्थिति थी, तो उस समय सर्वाधिक जो योगदान था वो था कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन अभी ये धीरे धीरे कम हो गया। जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान केवल 18% रह गया है, जबकि भारत की जो लगभग 60 से 70% की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। तो इसको बढ़ाना होगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए भारत की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो मैं यहाँ पे कृषि प्रधान की अगर बात कर रहा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों है भारत? क्योंकि यहाँ की जो 60 से 70% आबादी है वो अभी भी कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि का अगर भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देखें, क्योंकि कृषि आता है प्राइमरी सेक्टर में, तो उसका मात्र 18% है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था की कमी है। अगर कृषि का और ज्यादा योगदान हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग निर्भर हैं कृषि पर, तो उसका योगदान अर्थव्यवस्था में और ज्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो सेवा क्षेत्र का 54% है। औद्योगिक सेक्टर यानी जो सेकंड सेक्टर द्वितीय क्षेत्र, उसका 31% योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। जबकि जो कृषि क्षेत्र है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसका मात्र 18% योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो कृषि प्रधान देश है भारत, क्योंकि भारत की जो अधिकांश आबादी है वो कृषि पर निर्भर रहती है। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बहुत कम है यहाँ पे मौजूदा हालात में। अगर बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रति व्यक्ति आय जो कोविड टाइम था उसमें एकदम से नीचे आ गई थी, और फिर आजकल थोड़ा इसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो 2000 हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें, 2021-22 जो ये चल रहा है, इसमें जो पर कैपिटा इनकम है मौजूदा कीमतों पर वो है 1.5 लाख। लेकिन बात होती है जो एक्चुअल इनकम की बात होती है, एक्चुअल प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है वो स्थिर कीमतों पर निकाली जाती है, और वो है 91,482 प्रति ईयर। क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है वो उस साल की निकाली जाती है, 2021-22 की निकाली जा रही है। तो अगर मंथली की बात करें तो जो प्रति व्यक्ति आय है मंथली वो कितनी है, लगभग 7 या 8 हजार हो जाए, क्योंकि इसमें आपको 12 डिवाइड करना है। 12 मंथ की आय है, यानी एक साल की आय है 91,000। इसमें अगर आप 12 का भाग दोगे, 12 को डिवाइड करोगे, तो प्रति मंथ आय आ जाएगी 7 या 8 हजार, जो कि बहुत कम है। और अगर प्रति व्यक्ति आय भारत की इतनी कम है, तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी कम है। प्रति व्यक्ति आय अगर भारत की बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी है भारत की,
उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, तो 7 या 8 हजार मंथली और प्रति व्यक्ति आय ये साल का पूछ जाता है। ठीक है, तो मंथली में आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। तो साल का कितने, लगभग 91,000, जो कि अन्य देश, जो विकसित देश है उनके मुकाबले बहुत कम है भारत की प्रति व्यक्ति आय। तो एक विशेषता है भारत की अर्थव्यवस्था की, जीडीपी इतनी कम इसलिए है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे इतनी कम है। कोविड के टाइम ये 85,000 तक आ गई थी, जबकि 2019-20 की बात करें तो वो 94,000 थी। उस टाइम काफी ऊपर थी। ठीक है, 94,000 मतलब इससे बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे बेहतर थी। फिर 2020-21 जब कोविड का टाइम था उसमें 85,000 के मतलब नीचे आ गई थी, और अभी थोड़ा बढ़कर कितनी आ चुकी है, 2021-22 में ये हो चुकी है 91,482। ये आपको नोट करना है। मानव संसाधनों की बात करें तो भारत में जो भारत की अर्थव्यवस्था है या जो जीडीपी इतनी कम क्यों है कि मानव संसाधनों में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, और ऊपर से यहाँ पे जो मानव है उसका संसाधन के रूप में उपयोग भी यहाँ पे कम किया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। वो कोई काम मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं है कि वो कर सकें, या वो स्वयं का उनका ऐसा कुछ उत्पादन भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की जीडीपी पर, मानव संसाधनों में कमी। ऊपर से यहाँ पे भारत में क्या है कि यहाँ पे जैसे आपने परिवार में देखा होगा, अधिकांश परिवारों में क्या होता है कि एक व्यक्ति कमा रहा है और 5 व्यक्ति खाने वाले हैं। माना परिवार में 6 सदस्य होंगे तो परिवार का केवल एकमात्र व्यक्ति कमा रहा है, बाकी जो 5 व्यक्ति उस पर निर्भर हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वयं का उत्पादन करेगा, और उत्पादन का मतलब क्या है यहाँ पे, उत्पादन का मतलब यही नहीं है कि कोई प्रोडक्शन ही करना है, सेवा देना भी एक क्या है, आपका प्रोडक्शन है। उत्पादन करना, कोई सेवा देना, किसी वस्तु का निर्माण करना, कोई नौकरी करना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोडक्शन में आते हैं। और सेवा का जो क्षेत्र है वो भी जीडीपी पर प्रभाव डालता है। तो मानव संसाधनों में कमी देखने को मिलती है, तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति वो उस प्रकार की नहीं है, एक उत्तम स्थिति नहीं है। भारत में गरीबी है, और यहाँ पे जो अंतर है गरीबी का और अमीर का वो बहुत बड़ा है। कुछ लोग जो अमीर हैं वो अमीर है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, यानी गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। जो अमीर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, और जो गरीब है वो बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर के गरीब हैं। तो गरीबी यहाँ पे, और जो गरीब व्यक्ति है वो उसकी एजुकेशन नहीं ले पाता है। जब एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो फिर वो किस प्रकार से योगदान दे पाएगा जीडीपी में। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं गरीब लोग योगदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्तर पर वो योगदान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है। पूंजी, तकनीक और उद्यमिता की कमी है। पूंजी यानी जो कैपिटल है, जो पैसा है, उसकी कमी है। तकनीक नहीं है लोगों के पास। और उद्यमिता, जो इंडस्ट्री है या जो उद्यमिता, जो व्यापार का एक तरीका होता है, व्यापार की जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिलती है भारत में। आर्थिक असमानता, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि कोई ज्यादा ही अमीर है, कोई ज्यादा ही गरीब है। साक्षरता की कमी है। और जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी किसी देश में, उतने ज्यादा वहां पे संसाधन कम पड़ेंगे, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। संसाधन क्या होते हैं, हर किसी देश में सीमित होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं संसाधन, और जो प्राकृतिक संसाधन वो सीमित होते हैं। और जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधनों का उपभोग भी ज्यादा होगा। तो जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है भारत में, वो भी एक यहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी भारत की अर्थव्यवस्था की। उम्मीद करती हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा विशेषता क्या है भारत की अर्थव्यवस्था की। तो काफी सारे फैक्ट मैंने आज आपको यहाँ पे बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो यहाँ पे पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये डिटेल्स नोट्स इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जहां पे भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए और आपका आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।